फ्री। नमस्कार साथियों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास पर होगी। इसके लिए हमने जो रेफरेंस बुक यूज़ की है वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास। लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार बेहार। पुस्तक छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी से प्रकाशित हुई है। मेरे पास जो पुस्तक है वो 2018 का संस्करण है और मैं इसी पुस्तक के आधार पर आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे पुस्तक का परिचय, पुस्तक किन के लिए किस रूप में उपयोगी हो सकती है, विस्तार, विषय वस्तु, पुस्तक में जो कंटेंट हैं वो क्या क्या हैं, और अध्याय 1 जो फर्स्ट चैप्टर है बुक का, सीमाएं, नामकरण एवं भौतिक स्थिति, उसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बुक है वो किन के लिए और किस रूप में उपयोगी हो सकती है। तो ये बुक सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे छात्रों, व्यापम के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती है, और साथ ही ऐसे लोग जो पुस्तक को जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। इसमें प्राचीन राजवंशों के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी, मराठा और ब्रिटिश कालीन जो सामाजिक स्थितियां थी उसके विषय में बहुत अच्छे से समझाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न आंदोलनों के विषय में भी बहुत अच्छी सी जानकारी दी गई है। तो आप एटलीस्ट ये 3 पोर्शन तो इस बुक से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस पुस्तक की विषय सूची। पुस्तक मुख्यतः 5 इकाइयों में बटी हुई है। पहली इकाई छत्तीसगढ़ के विषय में सामान्य परिचय देती है और जो प्राचीन राजवंश हैं जैसे कि राजर्षि तुल्य, सरबपुरी, पांडु, छिंदक, नागवंश और मध्य प्रदेश के कलचुरियों का प्रारंभिक शासनकाल, इसके विषय में बताता है। इकाई 2 जो है वो कलचुरी और मराठा शासन, इन दोनों के समय छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां क्या थी, इनमें क्या परिवर्तन हुए, उसके विषय में जानकारी देती है। इकाई 3 छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियां, जमींदारी और 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के योगदान को बताती है। इकाई 4 छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण जो कि 1920 से 1947 के मध्य हुए, विभिन्न किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों के विषय में बताता है। साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता प्राप्ति और रियासतों का जो विलीनीकरण हुआ उसके विषय में भी जानकारी मिलती है। इकाई 5 छत्तीसगढ़ के विभिन्न धर्म पंथ जैसे जैन, बौद्ध, कबीर, सतनाम, इस्लाम, इनके विषय में जानकारी देती है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ के राज्य के निर्माण की पृष्ठभूमि बताती है। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पहला अध्याय, सीमाएं, भौतिक स्थिति और नामकरण। सबसे पहले हम ये देखते हैं भारत में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति। अगर आप मैप में देखें तो आप पाएंगे क्रमशः 1 से 7 तक अंकों द्वारा हमारे सीमावर्ती राज्यों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, झारखंड राजधानी रांची, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, तेलंगाना राजधानी हैदराबाद और महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। इन सब के बीच में 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को भी मैप में देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में कौशल या दक्षिण कौशल जो नाम है वो प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा किन आधारों पर हम मानते हैं। अगर आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ के विषय में जानकारी नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि उस समय इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि कौशल या दक्षिण कौशल शब्द जो है वो प्रयुक्त होता था, और यह हम निम्न आधारों पे बता सकते हैं। पहला है गुप्त काल के आधार पर। गुप्त काल में शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, और इनके दरबार में इतिहासकार थे वराहमिहिर, जिनकी पुस्तक बृहद संहिता में वर्णन मिलता है कि भारत के आग्नेय कोण में एक राज्य स्थित है जिसका नाम कौशल है। अब आग्नेय कोण क्या होता है? हिंदी जो शब्दावली है उसमें दक्षिण पूर्व दिशा के लिए आग्नेय शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम भारत का मैप देखें फिर से तो हम पाते हैं कि भारत के दक्षिण
पूर्व में जो राज्य है वो है, यहाँ देखते हैं छत्तीसगढ़, और जिसके लिए आग्नेय दिशा में स्थित कौशल राज्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं जैन जनपद के आधार पर। जैन धर्म के प्रचार और विस्तार के लिए 52 जो है जैन जनपद भारत में स्थापित हुए थे। उनमें से एक सुकौशल जनपद जो है उसका विस्तार उत्तर में अमरकंटक पहाड़ों से दक्षिण में महानदी के क्षेत्र तक था, और यह क्षेत्र वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्लियर होता है कि इसी क्षेत्र के लिए कौशल शब्द यूज हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रामायण काल के आधार पर। रामायण के आधार पर महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, उनके आश्रम में माता सीता ने लौ और कुश को जन्म दिया, और यह आश्रम मान्यताओं के अनुसार बलौदा बजा में स्थित तुरतुरिया नामक जगह से संबद्ध है, और जिसका जो है वर्णन हमें मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य ही कौशल राज्य था। भाषा आधार पर छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, उसे हम पूर्वी हिंदी की श्रेणी में रखते हैं, जिसके लिए कौशली शब्द प्रयोग होता है। कौशली का अर्थ हुआ कौशल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, और इससे प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ ही कौशल क्षेत्र था। वैनसांग का विवरण। वैनसांग एक चीनी यात्री था जो कि 6वीं से 7वीं शताब्दी में भारतीय क्षेत्र पर यात्रा किया, और इसने अपनी यात्रा विवरण लिखी। इसकी यात्रा विवरण के अनुसार कलिंग राज्य जो कि ओडिशा है वर्तमान में, उससे पश्चिम दिशा पे 1800 ली यहाँ पर एक मापन इकाई है जिसका प्रयोग वैनसांग ने किया है, से चीन यात्री वैनसांग के अनुसार ओडिशा से या कलिंग से पश्चिम दिशा में 1800 ली की दूरी पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, या उसके लिए उस समय शब्द प्रयोग क्या हुआ है, कौशल। कलचुरी कालीन विवरण। कलचुरी कालीन विवरण जो हमें मिले हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र कलचुरी शासन स्थापित करने वाले शासक जाजल देव के रतनपुर अभिलेख से पता चला है कि उसमें उनके लिए जो उपाधि का प्रयोग किया गया है वो है दक्षिण कौशल के स्वामी, और वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र ही दक्षिण कौशल था। अब प्रश्न यह उठता है कि इस क्षेत्र को, जो कि कौशल या दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ कब और किन परिस्थितियों में कहा जाने लगा। मौखिक रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कैसे प्रारंभ हुआ, इसके विषय में तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई प्रमाण हमारे पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन साहित्य में या लिखित रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कैसे प्रारंभ हुआ, इसके विषय में प्राप्त स्रोतों के आधार पर हम देखते हैं। तो हमें पता चलता है 1487 में दलपत रामराव, जो कि खैरागढ़ रियासत में राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे, उन्होंने अपनी कविता में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। पश्चात 1689 में गोपाल मिश्र, जो कि रतनपुर राज्य के दरबारी कवि थे, उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। प्रशासनिक तौर पर 1707 में काशीराम गुप्ते, जो कि नागपुर रियासत के एक अधिकारी थे, उन्होंने रघुजी प्रथम द्वारा जो कर सनद जारी किया गया था, कर सनद एक आदेश पत्र होता है जिसमें लिखा जाता है कि किस क्षेत्र से किस रूप में कितना कर वसूल किया जाना है। तो 1707 में काशीराम गुप्ते एक कर अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। 1795 में कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ की यात्रा करने पश्चात नागपुर गजेटियर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। पश्चात अंग्रेजी शासन के दौरान प्रशासनिक रूप से इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, जो कि अब तक प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, नामकरण। तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द ही प्रयोग क्यों किया जा रहा था। इसके विषय में 3 प्रमुख मान्यताएं हैं, जो कि पहला है राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, ये एक छत्तीसगढ़ के इतिहासकार हैं, और इनका मानना है कि महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो चेदी नाम से था और इसकी राजधानी थी शक्तिमती, इसके क्षेत्र के अंतर्गत
मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र आता था, इसलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जो कि बाद में परिवर्तित होकर छत्तीसगढ़ शब्द के रूप में बदल गया। दूसरी मान्यता जे.बी. वैंगलर जी की है। ये एक यूरोपीय इतिहासकार थे और इनकी जो मान्यता है वो बिहार की एक किंवदंती के पर आधारित है, जिसके अनुसार मगध के शासक से अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार परिवारों ने दक्षिण की ओर पलायन किया और वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आकर निवास करने लगे और इन 36 परिवारों 36 घरों के आधार पर ही इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तीसरी अवधारणा लाला प्रद्युम्न सिंह के द्वारा दी गई है। इनकी अवधारणा का आधार कलचुरी शासक कल्याण सिंह के राज्य के समय कुल 36 किले बनाए गए थे, जो कि शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। इनकी स्थिति इस प्रकार थी कि 18 जो किले हैं वो शिवनाथ नदी के उत्तर दिशा में थे और बाकी जो 18 किले हैं वो शिवनाथ नदी के दक्षिण दिशा में हैं। तो इस प्रकार से कुल 36 जो किले बने थे, और किले के लिए एक वर्ड यूज होता है गढ़, तो उनसे ही कारण छत्तीसगढ़ शब्द का निर्माण हुआ और जो कि अद्यतन प्रचलन में है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा और इस विषय में अपने जो विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।